और मुखर वक्ता को बुलाऊंगा, जिसका आप लोग बहुत बेसब्री से उनको सुनने का इंतजार कर रहे थे। ये एक ऐसी युवा साथी हैं, एक ऐसे तेज तर्रार आम आदमी पार्टी की युवा शक्ति के नेता हैं, जिन्होंने बहुत छोटी सी आयु से अन्ना आंदोलन के साथ में जुड़े, बहुत छोटी सी, और उसके बाद पढ़ाई करते 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 आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े, और आज पढ़ाई को ताक पर रखकर, पढ़ाई को छोड़कर उसको दूसरी तरफ रखकर नौकरी की तरफ न जाते हुए सिर्फ इस प्रदेश के युवाओं को जोड़ने के लिए, समझाने के लिए आज आप लोगों के बीच में यहां पर हैं। तो मैं ऐसे हमारे युवा साथी, हमारे प्रदेश के युवा शक्ति की नेतृत्व करने वाले साथी को, भाई निशांत गंगवानी जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कीजिए निशांत गंगवानी भाई का। जय साथियों, आप सभी साथियों को मेरा जिंदाबाद सलाम, क्रांतिकारी इस्तकबाल। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भाई इंद्रस बर्दे जी का, परमानंद दुदुए जी का, सुनील बर्दे जी का, छगन महागजन जी, बच्चीन बर्दे जी, सकराम मोरे जी, छगन बारबी जी, भीम बर्दे जी, रतिलाल वस्कले जी, रानी बरसीन जी, वो यहाँ मौजूद सभी टोपीधारी आम आदमी पार्टी के क्रांतिकारी साथियों, मेरा आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि सबसे पहले ये जो मैंने नाम पढ़े और जितने साथी अब बैठे हैं, अपने आप के लिए जोरदार तालियों से खुद का स्वागत करें। आप लोग ये तालियां आप लोग अपने आप के लिए इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि आज अघोषित आपातकाल के इस दौर में जहां सरकारें उनके विरोध में उठने वाली हर एक आवाज का दमन करने की, दबाने की एक साजिश नहीं रोक पा रही है, एक कोशिश नहीं छोड़ रही है, वहां आप टोपीधारी साथी व मंच पर बैठे हुए ये क्रांतिकारी साथी ये हिम्मत रखते हैं, जज्बा रखते हैं कि वो उनको उनका आईने दिखाने का काम करते हैं, उनको बताते हैं कि आप चोरी कर रहे हैं और आम आदमी का दमन हम नहीं सहेंगे। साथियों, मेरे से पहले अभिजीत भाई ने बहुत खूबसूरती के साथ में बताया कि आम आदमी पार्टी क्या है, दिल्ली में इनकी सरकार है और ये किस प्रकार से दिल्ली में काम कर रही है। उसके बाद जयेंद्र भाई ने बड़ी सावधानी से ये बताया कि मध्य प्रदेश के अंदर जो बैठी हुई सरकारें हैं या इस देश के अंदर जो बैठी हुई सरकारें हैं वो किस प्रकार से आम आदमी का शोषण कर रही है, उसे लूट रही है और लूटपाट की ये सरकारें चल रही है। अच्छा, इस बीच कुछ नारे मुझे याद आ रहे हैं, कुछ नारे हम लगाएंगे, फिर आगे की बात शुरू करेंगे। जो मेरे कुछ साथी जा रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि चंद मिनटों की बात है, ये देश को बचाने की बात है, इस देश को बनाने की बात है, कुछ गंभीरता के साथ में चंद मिनट और बैठकर हमसे संवाद करें। तो कुछ नारे लगाएंगे। अरे जय आदिवासी, जय आदिवासी, बिरसा मुंडा अमर रहे, अरे घंटा भील अमर रहे, और भगत सिंह अमर रहे। अच्छा, एक शब्द होता है अंग्रेजी में मिशन, जानते हैं मिशन? मिशन का मतलब होता है कि हमारा एक मिशन है, हमने जज्बा है, हमने कुछ प्रण लिया है। तो साथियों, कांटिया भील ने और बिरसा मुंडा ने एक प्रण लिया था कि आदिवासियों का उत्थान हो, आदिवासी कौम अपने पैरों पर खड़े होकर ठीक अच्छा जीवन यापन कर सके। तो एक नारा और लगाएंगे, फिर अपनी बात शुरू करेंगे कि बिरसा ने और कांटिया ने जो सपना देखा था, जो उनका मिशन अधूरा रह गया है, उसको हम सब मिलकर पूरा करेंगे। तो नारा है कि बिरसा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। नारा पूरा करेंगे कि बिरसा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। अरे कांटिया भील का मिशन अधूरा, बाबा साहब का मिशन अधूरा। तो साथियों, ये वो देश है जहां कांटिया भील और बिरसा मुंडा जैसे क्रांतिकारी साथियों ने जन्म लिया। ये वो मध्य प्रदेश है जहां बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जैसे एक युग पुरुष ने जन्म लिया, जिसने इस देश को बताया कि साहब
इस देश के अंदर ये जातिवाद नहीं चलेगा, इस देश के अंदर ये संप्रदायवाद नहीं चलेगा, ये सामंतशाही नहीं चलेगी। और इस देश को एक बहुत ही खूबसूरत संविधान देने का काम उस बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया। साथियों, अभी ये मेरे कुछ साथियों ने बताया कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर लूट खसोट की व्यवस्था चल रही है। ये व्यवस्था क्या है? ये व्यवस्था शब्द मेरे आदिवासी भाई जो हैं वो थोड़े भोले होते हैं, गरीब नहीं होते, असहाय नहीं होते, क्या होते हैं? भोले होते हैं। ये आदिवासी भोले इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारे आदिवासी भाई मेहनत कश होते हैं। और इतिहास गवाह रहा है कि हमेशा मेहनत कश लोगों का इन चंद पूंजीपतियों ने, इन चंद दलालों ने हमेशा शोषण किया है। तो हम भोले आदिवासी हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि वो व्यवस्था जिसके बारे में अभी जयेंद्र व अभिजीत भाई और इसके पहले परमानंद भाई और अन्य साथियों ने बताया कि साहब ये लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। ये व्यवस्था आखिर है क्या? ये व्यवस्था वो व्यवस्था है कि आप में से जो भी साथी में जो भी बातें कहने जा रहा हूं, यदि मैं झूठ हूं तो मुझे बताइएगा। आप लोग कलेक्टर कार्यालय में जाते हैं, वहां पैसा देना पड़ता है एक सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। आप तहसील कार्यालय में जाते हैं तो नकदी के लिए पैसा देना पड़ता है। आप पटवारी के पास जाते हैं तो बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता। आप सरपंच के पास जाते हैं, बिना पैसे दिए पंचायत में भी कोई काम नहीं होता। तो चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो पंचायत कार्यालय हो, चाहे वो भोपाल में बैठे हो मंत्रियों के कार्यालय हो या दिल्ली के मंत्रियों के कार्यालय हो, बिना पैसे दिए कोई काम होता है क्या? नहीं होता। तो साहब यही वो व्यवस्था है जिस व्यवस्था के अंदर पैसे देकर काम कराना पड़े, तो इस व्यवस्था को हम मानने से इनकार करते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारा जो हक है, हमारा हक हमें चाहिए, उसके लिए किसी प्रकार का पैसा देने की हमें जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो इसी लूट खसोट की, इसी पैसे वाली व्यवस्था को हमें हटाना है और एक आम आदमी की व्यवस्था लाना है जहां पटवारी कार्यालय में बिना पैसे दिए काम हो, जहां तहसील कार्यालय में बिना पैसे दिए काम हो, जहां सरपंच से लेकर के प्रधानमंत्री तक सबको ये डर लगे, सबको ये पता होना चाहिए कि हम इन गरीब जनता के वोट से नेता बने हैं, इनके वोट से हमें ये गद्दियां मिली है, ये कुर्सियां मिली है। तो यदि हम इनका काम नहीं करेंगे तो किसी भी वक्त हमें कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। अब वो वक्त आ चुका है जब इनका पाप का खड़ा भरा है, अब इनकी कुर्सी को वहां से हटाना है। जयप्रकाश नारायण ने एक नारा दिया था, मेरा आगे बैठे हुए कुछ साथियों को याद होगा। वो नारा था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। वो नारा आज हमें वापस लागू करना होगा कि आज आदिवासी साथियों का प्रतिनिधित्व, आज जिस प्रकार से बड़वानी क्षेत्र को, पांचेमल क्षेत्र को लगातार पिछड़ा रखा गया है, वहां पीछे दूसरी वाले कनात के नीचे मेरे कुछ आदिवासी और किसान भाई बैठे हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो आगे आकर के इस वाले पंडाल में बैठ जाए ताकि अब आपसे हम ठीक तरीके से संवाद कर सके। वो मेरे आज हम उस कृषि मंडी में बैठे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं साथियों, वहां से भी वो सुन रहे हैं। हम इस कृषि मंडी में बैठे हैं जहां पर किसान आता है, किसान आकर के अपनी फसल को बेचता है और उसका दाम लेकर के वो घर ले जाता है। पिछली फसल कौन सी बोली थी? फसल कौन सी थी पिछली? गेहूं की फसल थी। बीज का दाम निकला नहीं निकला? निकला। बर्बादी के ऊपर मुआवजा मिला नहीं मिला? कुछ तो मिला होगा, कुछ पिछले साल मिला होगा। कुछ जो मुआवजा मिलता है हमारे प्रदेश के अंदर पटवारी के और तहसील के कार्यालयों में, बीज का दाम निकलता है कि नहीं निकलता है? नहीं निकलता है। तो साहब हम उस कृषि मंडी में, जयेंद्र भाई बता रहे थे कि ये देश कृषि प्रधान देश हुआ करता था। आप में से जितने लोग बचपन में स्कूल या कॉलेज में गए होंगे, हमें पढ़ाया जाता है कि ये वो हिंदुस्तान है जो कि कृषि प्रधान देश है। ये वो हिंदुस्तान है जहां पर युवाओं की तादाद सबसे ज्यादा है। परंतु मैं आज इस पांचेमल की कृषि मंडी से किसानों के चरणों में अपनी बात रखना चाहता हूं कि ये वही हिंदुस्तान है जहां पर यदि किसी दो तबकों का, किसी दो समुदायों का सबसे ज्यादा दोहन व शोषण होता है तो ये वही किसान और वही युवा है जिनको सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है। आज हमारे किसानों को फसलों का दाम नहीं मिलता, उन्हें मुआवजा नहीं मिलता। मुआवजा के नाम पर 100 रुपया 200 रुपये का चेक दे दिया जाता है। क्या बीज का भी दाम निकलता है उससे? नहीं निकलता। क्या हमें अपनी फसलों का उचित दाम मिलता है? नहीं मिलता। और हमारे जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं,
हर साल मोदी जी को जाने क्या मंत्र पढ़ के आते हैं और वो अवार्ड लेके आते हैं साहब। अंग्रेजी में अवार्ड होता है ना बड़े बड़े भोपाल के शहरों में, वो अवार्ड लेकर आते हैं कृषि कर्मण अवार्ड, जिसका मतलब कि किसानी में मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा काम हो रहा है। अभी जयेंद्र ने बताया कि पिछले दिनों अखबार में उन्होंने पढ़ा कि 4 किसान रोज आत्महत्या करते हैं। मैं जयेंद्र भाई के आंकड़े दुरुस्त करना चाहूंगा। ये वो प्रदेश है, ये वो मध्य प्रदेश है, ये वो निवाड़ है जहां रोजाना 5 किसान आत्महत्या करता है क्योंकि उसको उसकी फसल का उचित दाम नहीं मिलता, क्योंकि उसके कर्जे के अंदर वो डूबा चला है, क्योंकि उसकी फसल बर्बादी का मुआवजा नहीं मिलता। तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या इस शिवराज सिंह चौहान को कृषि कर्मण अवार्ड मिलना चाहिए? अच्छा, मेरा एक प्रस्ताव है। हम भोपाल तक भी पिछली बार लेके गए थे, बताइएगा अगर सही है तो तालियों से सूचना करिएगा कि शिवराज सिंह चौहान को कृषि कर्मण अवार्ड तो नहीं परंतु किसान मरण अवार्ड दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रदेश में रोज 5 किसान आत्महत्या करता है। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इन्हें आईना दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? साहब, किसान वो शक्ति है, यदि एक साथ खड़ा हो गया तो तुम जितनी सरकारों में बैठे हो सबकी सब सरकारें बाहर चले जाएगी। आज मैं उस दिन कागज पे पढ़ रहा था, भी आते समय देख रहा था, मेरे कुछ पत्रकार बंधु यहाँ बैठे हैं, चाहे तो कल के अखबार में लिखिएगा, ये वो किसान है, ये वो किसान की शक्ति है। 230 विधानसभाएं हैं मध्य प्रदेश में जो सरकार बनाती है। कितनी है? 230। सरकार बनाने के लिए आधा चाहिए होता है, और इस प्रदेश के अंदर 200 से ज्यादा ऐसे विधानसभाएं हैं जो कि एक यहाँ बैठा हुआ किसान तय करता है। यदि किसान ये तय कर ले तो शिवराज सिंह चौहान जी, अब आपकी कुर्सी नहीं चलेगी, अब आपकी ये लूटपाट नहीं चलेगी। अब आप इस कुर्सी से जाइए तो एक सांस में उसकी कुर्सी जाएगी, उनको वोट नहीं मिलने हैं। साहब, जमानत जब्त होनी है नेताओं की अगर किसान दुखी हो गया तो। किसान, हनुमान के बारे में जानते हैं हम लोग? हनुमान के साथ में क्या हुआ था? हनुमान जी जब लंका तक पहुंचे थे, अपनी शक्तियां भूल गए थे कि नहीं भूले थे? भूल गए थे। उनके पास शक्तियां तो बहुत सारी थी, परंतु वो शक्तियां भूल गए थे। फिर जब उनको उनकी शक्तियां याद दिलाई गई तब उन्होंने क्या किया? एक संजीवनी बूटी, क्या पूरा हिमालय पर्वत उठा के ले आए थे। वही काम किसान का हो चुका है इस मध्य प्रदेश के अंदर। ये किसान भी हनुमान की तरह है। ये वो हनुमान है जो अपनी शक्ति भूल चुका है। यदि ये किसान अपनी शक्ति याद आ जाए तो यह शिवराज सिंह चौहान या मोदी क्या, इस प्रदेश के या देश के अंदर जो भी राज करना चाहता है उसे किसान से अनुमति लेनी होगी, किसान से वोट लेना होता है। एक नारा है कि जो किसान की बात करेगा वो प्रदेश में राज करेगा, जो किसान की बात करेगा वही देश में राज करेगा। ये सच्चाई इस देश की है, इस प्रदेश की है। किसानों को ये समझना होगा, आदिवासियों को समझना होगा। आज हमारे सामने कुछ आदिवासी भाई बैठे हैं। आप जानते हैं आदिवासियों की कुल भागीदारी कितनी है इस प्रदेश के अंदर? कितनी है साहब, कोई बता पाएगा? आपको पता है परमानंद भाई? 100 में से 24% की आबादी जो है इन आदिवासी भाइयों की है, जो मेरे सामने यहाँ बैठे हुए हैं। सरकार बनाता है आदिवासी। यदि ये तय कर ले तो शिवराज सिंह चौहान क्या, नरेंद्र मोदी जी भी आ जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर अपनी सरकार नहीं बना सकते यदि वो आदिवासियों को साथ धोखा करते हैं। तो हमारे आदिवासी भाइयों के साथ में भी थोड़ी सी यही दिक्कत हो गई है कि हमारा आदिवासी भाई भी हनुमान की तरह हो गया है कि साहब शक्ति भूल गया है। शक्ति भूल गया है ना? अब शक्ति याद आ रही है कि नहीं आ रही है? ये शक्ति को, ये आदिवासी नामक हनुमान को हर गांव में जाकर, हर तहसील में जाकर, हर विधानसभा में जाकर के जगाना है कि अपनी शक्ति याद करो साहब, क्योंकि तुम तो वो हो जो इस मुल्क की और इस प्रदेश की सरकार बनाने वाले हो साहब। तुम ही तो सरकारें बनाते हो। ये जितने सरकारें, जितने दो महले हैं, जो विजयेंद्र बता रहे थे कि उनके पास जो खाने के अन्न से लेकर के उनके जो वो टॉयलेट में बैठते हैं, उस टॉयलेट की सीट तक आपके और मेरे पैसे से दी हुई है। और ये क्या करते हैं साहब जवाब में? ये क्या करते हैं? आज मध्य प्रदेश के अंदर हम विदेशों में जाते हैं। पिछले दिनों में दिल्ली में अपने दोस्तों के साथ में बैठा हुआ था, तो मेरे दिल्ली के दोस्त मुझे कहे कि साहब तुम तो उस मध्य प्रदेश से आते हो जिसे आजकल हम लोग घोटाला प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? घोटाला प्रदेश। क्योंकि व्यापम घोटाला, डीमैट घोटाला, डंपर घोटाला, बिजली घोटाला, पानी घोटाला, डंपर घोटाला,
बिजली घोटाला, तमाम तरीके के घोटाले यदि किसी प्रदेश में होते हैं तो वो इसी मध्य प्रदेश के अंदर होते हैं। साहब मैंने कहा ये तो तुम जो है बड़े बड़े घोटाले बता रहे हो, परंतु हमारे मुखिया साहब ने, शिवराज सिंह चौहान ने क्या किया मैं बताना चाहता हूं साहब। इस प्रदेश के अंदर जो शौचालय बनने थे, स्वच्छ भारत के तहत बड़वानी में साहब शौचालय बने, उसमें कितना बड़ा घोटाला था? घोटाला था कि नहीं था? शौचालय के अंदर घोटाला आप सभी साथी जानते हैं। तहसील में पटवारी के पास कितना बड़ा घोटाला शौचालय का घोटाला था साहब। आपने इसको शौचालय में भी घोटाला किया। फिर उसके बाद जो हमारे आंगनबाड़ी के अंदर छोटे छोटे बच्चों के लिए अन्न आता है, जो पोषण आहार आता है, उस पोषण आहार को ये खा गए। वो जो पोषण आहार हमारे छोटे छोटे बच्चों के पास में, आदिवासी बच्चों के पास में होना था, वो इन नेताओं की भैंसें खा रही है इनके तबेलों के अंदर। तो साहब अब जो मैं बात कहना चाह रहा हूं, जो मेरे दोस्त ने मुझे बताई, बड़ी हंसने वाली बात है परंतु सच्चाई है साहब। मुझे भी हंसी आई लेकिन मुझे लगा कि सच तो है साहब, कि ये वो सरकार है जो कि हमारे पोषण में, खाने में घोटाला करती है, वहीं शौचालय में भी घोटाला करती है। तो साहब रात में खाने में घोटाला तो सुबह जाने में भी घोटाला। अब ऐसा कैसा घोटाला कर रहे हो शिवराज सिंह चौहान जी? कुछ तो शर्म करो। शर्म करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ये भाजपा के लोग अभी आपके पास आएंगे, धर्म के नाम पर वोट मांगेंगे, चुनरी रात्रा मंदिर के नाम पर वोट मांगेंगे। मानते हैं कि नहीं मानते आपसे वोट? अभी सुभाष पटेल जी आएंगे, वोट मांगेंगे धर्म के नाम पर कि साहब ये मंदिर का निर्माण किया और ये किया। कहते हैं सच्चाई है? ये कहते हैं कि भाजपा हिंदुओं की पार्टी है। साहब ये वो भाजपा है जो न हिंदुओं की पार्टी है न मुसलमानों की पार्टी है, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर सबसे बड़ा जो कार्यक्रम होता है, सबसे बड़ा जो होता है वो कुंभ होता है। अभी हमारे पासी के उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ हुआ और इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। उस सिंहस्थ के अंदर जो बड़े बड़े घोटाले करने का काम इस भाजपा की शिवराज सरकार ने किया, बाबा महाकाल इनको कभी माफ नहीं करेंगे, भगवान शिव इनको कभी माफ नहीं करेंगे। तो ये सच्चाई है कि ये न भाजपा की पार्टी है ये भाजपा न हिंदुओं की पार्टी है न मुसलमानों की पार्टी है। ये केवल और केवल पैसे की पार्टी है, केवल और केवल पैसे की पार्टी है। यहाँ मेरे 500 मल के भाई बैठे हैं, इस टोपी को लगाकर बैठे हैं। आप सभी साथियों को मैं कहना चाहूंगा, अभी मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि ये पार्टी क्या है। ये वो पार्टी है जो कि गरीब गुरबा की आवाज करती है। आज मध्य प्रदेश के अंदर मजलूमों की पार्टी, किसानों की पार्टी, मजदूरों की पार्टी, दलितों की पार्टी, आदिवासी की पार्टी, गरीब गुरबा की यदि कोई पार्टी है तो वो केवल और केवल आम आदमी पार्टी है, और कोई पार्टी इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर नहीं बची है। आज आप देखेंगे भाजपा की सरकारें हैं, यहाँ के नेता अपने सत्ता के नशे में लगातार चूर रहते हैं, और कांग्रेस तो साहब केवल बैनर पोस्टर पर दिखती है, नीचे तो कभी कोई नहीं दिखा मेरे को। आपको दिखे तो बताना कि किसी मुद्दे के ऊपर इन्होंने कोई आंदोलन किया हो। किया क्या साहब? क्यों? क्योंकि ये भाजपा और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जब सुभाष पटेल जी का शासन आता है तब भी बाला बच्चन जी जीतते हैं, उनको उनके ठेके मिलते हैं। जब जहां पर किसी और नेता का शासन आता है तब भी कांग्रेस वालों को ठेके मिलते हैं, भाजपा वालों को ठेके मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? तो साहब उनकी दुकानदारी तो चालू है। वो कहते हैं कि भाजपा आ जाए तो हम दोनों मिल बांट के खा लेंगे, कांग्रेस आ जाए तो हम मिल बांट के खा लेंगे, पर साहब को तीसरा नहीं आना चाहिए, क्योंकि यदि कोई आम आदमी वाला आ गया तो हमें खाने तो नहीं देंगे। हमने जितने घोटाले किए हैं, जितना भ्रष्टाचार किया है, सब के सब हम पर एफआईआर करके जेलों के अंदर डाल देंगे, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने करने का काम किया। तो साहब यहाँ का आदिवासी, यहाँ का युवा, यहाँ का बुजुर्ग अब जाग चुका है। वो समझता है कि मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासियों का प्रतिनिधित्व, मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासियों की मुखालफत बाला बच्चन या कांतिलाल भूरिया जैसे केवल और केवल गाड़ी में घूमने वाले गाड़ी छाप नेता नहीं करते, या आदिवासियों की मुखालफत भारतीय जनता पार्टी के अंदर सुभाष पटेल या दीवान सिंह पटेल नहीं करते, क्योंकि इतने सालों से हमने आपको सांसद व विधानसभाओं में भेजा, परंतु आपने इन आदिवासी भाइयों के लिए कभी कोई काम नहीं किया। तो अब आपको बताना है कि साहब वोट लेने आओ। अभी धार के अंदर धारा 144 लगाई थी इन्होंने, यहां भी चल रही धारा 144। ये देखो माइक नहीं लगा पाए क्योंकि यहाँ पे धारा 144 चल रही है।
तो हमको बताना है सुभाष पटेल जी और हुकुम सिंह पटेल जी को कि साहब आपने हमारे पांचेबल शहर में धारा 144 लगाई है, सब चुनाव आने दीजिए, वोट मांगने आइए। अगर हमारे घर के बाहर हमने धारा 144 नहीं लगाई तो कहिएगा कि आदिवासी क्या होता है। गांव में घुसने नहीं देंगे तुमको, शहर में घुसने नहीं देंगे तुमको, क्योंकि जिस प्रकार के लूट और खसोट की व्यवस्था आपने बनाई है, अब आप हमारे गांवों के अंदर घुस के तो बताइए। किसान, अभी मैं वहां था बुंदेलखंड के अंदर, इन भाजपा के विधायकों को किसान ने डंडे मार के बाहर निकाला कि साहब कहीं आ जाना, हमारे गांव में मत घुस जाना। जो किसानों के साथ में आपने किया है प्रदेश जानता है, वो देश जानता है, और हमने तय कर लिया है कि आगामी चुनाव में आपको हम आपकी सत्ता को, आपकी सरकारों को उखाड़ कर हम बाहर फेंकेंगे। साथियों, आज जो ये बैठक, अच्छा मैं ये बता रहा था कि जो आदिवासियों की मुखालफत इस प्रकार के तथाकथित नेता नहीं करते। अब इस बड़वानी जिले के अंदर, इस पांचेबल शहर के अंदर हमको ये तय करना पड़ेगा कि आदिवासियों की मुखालफत, आदिवासियों का नेतृत्व यहाँ बैठे लोगों को आम आदिवासी करेंगे, जो कि सही मायने में आदिवासी किसानों की, आदिवासी युवाओं के मुद्दे समझते हैं और उनके मुद्दों को हल कराने का मादा रखते हैं। मेरा आज परमानंद जी से भी यहाँ पर अनुरोध है कि साहब, आप संगठन की जब भी मांग होती है, परमानंद भाई दौड़े दौड़े भोपाल आते हैं, दौड़े दौड़े इंदौर आते हैं, दौड़े दौड़े बरवानी भी जाते हैं कि साहब संगठन ने बुलाया है, संगठन की बैठक है, हमें पहुंचना है। परंतु आज यहाँ मौजूद सभी साथियों के सामने मैं ये घोषणा करना चाहता हूँ कि आप ही के इस पांचेबल शहर के बेटे को, आप ही के इस पांचेबल शहर के आपके छोटे भाई व बड़े भाई को हम ये जिम्मेदारी देते हैं कि आप जिस प्रकार से संगठनों की बैठकों में आते हो, गरीब गुरबा की जनता की आवाज उठाने के लिए हमारे कार्यक्रमों में आते हो, आपको इस बड़वानी जिले के अंदर युवाओं को आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व करना होगा। जहां पर भी छात्रों और युवाओं को समस्या आए, आपको सबसे पहले एम्बुलेंस की तरह वहां पहुंचना होगा। हम आज परमानंद भाई को इस बड़वानी जिले के युवा शक्ति के संयोजक के रूप में नियुक्त करने आए हैं, और बाकी साथियों की भी जल्द से एक कार्यकारिणी बना करके आप सभी साथियों के पास आपको पहुंचा दिया जाएगा। खैर, इस बीच जो महत्वपूर्ण बात जिसके लिए इस बैठक का आयोजन किया गया है वो कुछ ऐसी है कि ये पीछे आप लोग देख रहे होंगे कि साहब रोजगार अधिकार रैली, ये रोजगार अधिकार रैली 15 अक्टूबर को भोपाल में होनी है, जहां हम लोग मुख्यमंत्री जी के घर पर जाने वाले हैं। वहां जाके क्या करने वाले हैं मैं कुछ देर में आपको बताऊंगा। साहब, पहले अपन रोजगार के बारे में बात करते हैं। मैंने जैसे बताया कि इस देश के अंदर हमें बचपन से कहा जाता है कि ये देश युवाओं का देश है, वह ये देश किसानों का देश है, पर ये सबसे बड़ा झूठ है। झूठ है कि नहीं है? झूठ है। किसानों के साथ में कैसा शोषण होता है ये मेरे से बेहतर तरीके से आप लोग जानते हैं, परंतु युवाओं के साथ में भी बड़ा बड़ा शोषण होता है। कुछ बातें मैं अपनी आपको बताना चाहूंगा। साहब, इस प्रदेश के अंदर शिक्षा की ये हालत है कि इस प्रदेश के अंदर कुल 1,20,000 स्कूल है। छोटे छोटे में भी मैं आ रहा था तो मैंने रास्ते में भी कई सारे स्कूल यहाँ पर देखे जो कि आदिवासी फंड से इन्होंने बनाए हैं, पर इन स्कूलों की हालत क्या है आप मेरे से बेहतर तरीके से जानते हैं। कुल 1,20,000 स्कूलों में 1,16,000 स्कूल को बंद करने के षड्यंत्र इस भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार कर चुकी है। एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी ये लोग कर चुके हैं। 17,000 स्कूल ऐसे हैं जहां पर केवल और केवल एक शिक्षक नियुक्त है। एक शिक्षक के भरोसे पूरा स्कूल उन्होंने छोड़ रखा है कि साहब आप ही लोग पढ़ाओ, तो अल्लाह देखे व खुदा बाचे वाली कहावत यहां सिद्ध होती है। ये मोदी जी ने कहा डिजिटल इंडिया, किसी ने सुना क्या? डिजिटल इंडिया के बारे में सुना आप में से किसी ने? मोदी जी कहते हैं ना डिजिटल इंडिया साहब मोबाइल से सब करूंगा, कंप्यूटर से सब करूंगा, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अच्छा, एक सच्चाई आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से जाकर करिएगा कि साहब आप मोबाइल और कंप्यूटर की बात करते हैं, आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। इस मध्य प्रदेश के अंदर 1,02,000 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां पर आप अभी तक बिजली का कनेक्शन नहीं पहुंचा पाए हो। आप क्या हमारे बच्चों को कंप्यूटर सिखाओगे? आप क्या हमारे बच्चों को तकनीक सिखाओगे? ये सच्चाई है साहब, सरकारी आंकड़ा बता रहा हूं। खैर, जो मुख्य मुद्दा है रोजगार का, जैसा मैंने बताया, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था। संविधान के अनुच्छेद 19 में उन्होंने ये लिखा था, यदि मैं गलत हो तो दुरुस्त करिएगा। संविधान के अनुच्छेद 19 में उन्होंने ये लिखा था
कि ये वो देश है जहां पर हिंदुस्तान में पैदा होने वाले हर एक आदमी को जीवन जीने का अधिकार भारतीय सरकार की कानून देती है कि नहीं देती है? तो हमारी ये मांग इस सरकार से है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, 5 मिनट की अंतिम बात रह गई है साथियों। मेरा एक सवाल आप सभी दोस्तों से है कि मुझे ये बताइए कि क्या इस देश के अंदर कोई भी आम आदमी ईमानदारी से अपना जीवन यापन कर सकता है यदि उसके पास काम ना हो? क्या वो रोटी कपड़ा मकान कमा सकता है? कमा सकता है क्या? नहीं कमा सकता। तो फिर आप कैसे कहते हो कि आपने हिंदुस्तान के अंदर हर आदमी को जीवन जीने का अधिकार दे दिया? हमारी ये मांग है प्रदेश सरकार से कि हमें मध्य प्रदेश के अंदर जितने बेरोजगार युवा यहाँ पर है, जितने लोगों के पास काम नहीं है, आपका ये कर्तव्य बनता है कि हर बेरोजगार को रोजगार देने का काम करें। और जब तक आप रोजगार नहीं दे सकते हैं तब तक उन्हें बेरोजगारी भत्ता आपको देना होगा। ये मांग हमारी है, क्योंकि कब तक हमारा बड़वानी व पांचमल का युवा पलायन करके महाराष्ट्र की तरफ जाएगा, पलायन करके गुजरात की तरफ जाएगा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में जाकर अपना काम करेगा। साथ इसी धरती में उसने जन्म लिया है और उसका हक है कि इसी धरती पर उसे काम मिले, उसकी गृहभूमि पर उसे काम मिले, उसकी मातृभूमि पर उसको काम मिले। तो साथियों, ये हमारी मांग है कि किस प्रकार से इस प्रदेश के युवाओं को जानबूझकर बेरोजगार बनाया जाता है। वो बेरोजगार सिर्फ और सिर्फ इसीलिए रखा जाता है, अशिक्षित सिर्फ और सिर्फ इसीलिए रखा जाता है कि यदि हमारे प्रदेश का आदिवासी पढ़ लिख गया, यदि हमारे प्रदेश के आदिवासी युवाओं को रोजगार मिल गया, तो वो लोग एकजुट होकर अगला सवाल करेंगे कि साहब हमारे बच्चों की शिक्षा कहाँ है, कि साहब हमारे बच्चों के लिए अच्छा अस्पताल कहाँ है, हमारे यहाँ 24 घंटे बिजली क्यों नहीं आती है, हमारे यहाँ साफ पानी घर में क्यों नहीं आता। आप सभी साथी ये सवाल ना करें। इसीलिए इस प्रदेश की सरकारें जानबूझ करके हमें बेरोजगार रखती है कि हम लोग रोजी रोटी की मूलभूत लड़ाई में उलझते रहे और ये हमारा लूटपाट करते रहे, हमारा शोषण लगातार करते रहे। इनकी षड्यंत्र से हमें बचना होगा, इनकी साजिशों को हमें समझना होगा और हमें आवाज उठानी होगी कि आपको हमें रोजगार देना होगा। रोजगार हमारा हक है। एक नारा है कि हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। तो ये रोजगार, ये बेरोजगारी भत्ता आम आदमी का हक है। ये किसी प्रकार का हम आपसे भीख नहीं मांग रहे साहब, ये अधिकार है, हमारा देना पड़ेगा। अच्छा, आप में से आगे कुछ युवा साथी बैठे हैं, आप लोग परीक्षा देते हैं, प्रवेश परीक्षा आप में से कितने लोगों ने दी है? या किसी सरकारी परीक्षा की भर्ती में किसी ने अपना फॉर्म डाला है? नहीं डाला। चलिए कोई बात नहीं। साथियों, आप लोग जब शहरों में जाएंगे, आपके जो भाई बंधु परिचित पढ़ाई लिखाई करके आगे की पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, तो उनसे हजारों रुपए के फॉर्म लिए जाते हैं कि बाप प्रवेश परीक्षा का फॉर्म है या ये भर्ती परीक्षा का फॉर्म है। ये जो फॉर्म है ये 100-200 रुपए के नहीं होते हैं, ये कम से कम 1000 से 5000 रुपए तक के ये भर्ती व प्रवेश परीक्षा के फॉर्म होते हैं। तो आम आदमी पार्टी की युवा शक्ति ये मांग करती है सरकार से कि चाहे वो प्रवेश परीक्षा का फॉर्म हो, चाहे वो भर्ती परीक्षा का फॉर्म हो, वो बिल्कुल निःशुल्क और मुफ्त होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई पैसा हम अपनी पढ़ाई करने के लिए या नौकरी पाने के लिए आपको नहीं देंगे। यह आपका कर्तव्य है, हमारा अधिकार है, आपको देना होगा। तीसरी हमारी मांग है कि आप लोग उस बॉर्डर के क्षेत्र में हैं, आप लोग अभी युवाओं के पास, छात्रों के पास जाएंगे तो वो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी भर्ती की परीक्षाएं व मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी प्रवेश परीक्षाएं होती है, यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश का मूल निवासी तो आता ही आता है, साथ में बाहर के प्रदेशों के आधे से ज्यादा छात्र आकर के फॉर्म भरते हैं और नौकरियां बोले जाते हैं, हमारे दाखिले बोले जाते हैं। तो साहब, हमने क्या मध्य प्रदेश के अंदर जन्म लेकर कोई गुनाह कर दिया? क्या हमने मध्य प्रदेश के अंदर सरकारों को टैक्स भरकर कोई गलती कर दी? क्या आपको विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बनाने में हमने कोई कसूर कर दिया? तो फिर ऐसा क्यों होता है कि हमारा हक किसी और को मिल दिया जाता है? ये क्षेत्रवाद की बात नहीं है, परंतु ये अस्मिता की बात है। यदि हमने इस प्रदेश के अंदर जन्म लिया है, यदि हमने इस प्रदेश की सरकार को चुना है, तो हमारा प्राथमिकता बनती है, हमारा अधिकार बनता है कि जब भी वहां पर किसी को नौकरी मिले, किसी को दाखिला मिले, तो उसमें प्राथमिकता 85% का आरक्षण हमारे यहाँ के मूल निवासियों के पास होना चाहिए, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके लिए होना चाहिए। आरक्षण से मुझे याद आया साहब, एक आदमी है नागपुर में, यहाँ से तो पास में ही है नागपुर, यहाँ से पास में ही पड़ता है ना। नागपुर में क्या है कोई बताएगा? नागपुर में क्या है? संघ का मुख्यालय है।
आप आरएसएस के बारे में सुना है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसका मुख्यालय नागपुर के अंदर है। वहां के जो अभी प्रमुख हैं श्री मोहन भागवत जी, वो ये खुले मंच पर कहते हैं कि आरक्षण के ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए, आरक्षण खत्म होना चाहिए। और वो मोहन भागवत के चरणों में ये शिवराज सिंह चौहान भी माथा टेकता है, वो नरेंद्र मोदी भी माथा टेकता है। तो क्या ये आदिवासियों का झूला करेंगे जो आरक्षण के विरोध की बात करते हैं, जो आरक्षण को लेने की बात करते हैं? तो साथियों, मेरी अपील आप लोगों से है कि ये भारतीय जनता पार्टी के जब नेता आपके पास आए तो पूछिएगा कि क्या मोहन भागवत को आप गाली देते हैं कि नहीं देते हैं, क्या आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि मोहन भागवत इस देश के खिलाफ बात कर रहा है, वो देशद्रोही आदमी है। वो इसीलिए है क्योंकि आपने इतने सालों तक हमारे दलितों को, आदिवासियों को कुचला, हमारे दलितों को, आदिवासियों का शोषण किया, उनको उनके अधिकारों से वंचित रखा। और अब जब वो अपने आरक्षण की मांग करते हैं तब तुम्हें डर लग जाता है कि सब आरक्षण खत्म करना चाहिए। तो ये बात जानने वो नगरी जाति में बैठे हुए वो तथाकथित नेता कि ये देश गांधी का देश है, इस देश गोडसे का देश नहीं है। इस देश के अंदर हे राम कहा जाता है, इस देश के अंदर नाथू राम नहीं कहा जाता है। ये बात हमको समझनी होगी और उन्हें भी समझानी होगी कि साहब 24% की आबादी है हमारी, जबकि नारा तो ये होना चाहिए कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यदि हमने अपना सही मायने में हिस्सा मांग लिया तो दौड़ते भागोगे। अभी जितना आरक्षण है तुमको उससे परेशानी हो रही है। यदि हमारी भागीदारी के हिसाब से हम लोगों ने अपना हिस्सा मांगा, अपना हक मांगा, तो तब आप लोगों की क्या हालत होती है? ये आदिवासी देखेगा, ये देश देखेगा, ये प्रदेश देखेगा। तो इनकी इन साजिशों से हमें समझना है, इनके इस षड्यंत्रों से हमें बचना है। हमारा एकमात्र अंतिम नारा जो है कि रोजगार दो या भत्ता दो वरना कुर्सी खाली करो, इस नारे के साथ ही हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। एक बात और साथियों याद आ रही है, इस प्रदेश के अंदर, इसी बड़वानी शहर के अंदर पांचवेल के पास में पिछले दिनों एक सभा हो रही थी। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक अगले नेता ने राजपुर के विधायक, जो वहां की जनता का, आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, बाला बच्चन जी को उस मंच पर बदसलूकी करने का काम किया था। अखबारों में पढ़ा था आप लोगों ने? साहब, हमारी विरोधी पार्टी के नेता हैं, हमारा लाख उनके साथ में मतभेद हो सकता है, चुनाव में उनके खिलाफ सैकड़ों बातें करेंगे, परंतु यदि ऐसे खुले मंच पर हमारे आदिवासी भाइयों के ऊपर वार होगा तो आम आदमी पार्टी के यूथ विंग, आम आदमी पार्टी की युवा शक्ति उनकी कड़े शब्दों में निंदा करती है कि हम आपका ये दोहन व शोषण नहीं सहेंगे। एक शेर उन लोगों के नाम पर कहना चाहता हूं जो आदिवासियों को कुचलने की बात करते हैं, उन सरकारों के लिए कहना चाहता हूं कि उधर वो हाथों में पत्थर बदलते रहते हैं, इधर भी अहले जुलूस सर बदलते रहते हैं। ये नशा है दौलत, किराएदार है, तमगे बदलते रहते हैं, किराएदार है, तमगे बदलते रहते हैं। तो किराए की है ये सरकारें जो आपको 5 साल के लिए मिलती है, किराए की इन सरकारों को आपको हम बताएंगे। ये जनता है जो 5 साल के बाद में इस राजा को खत्म करके एक फकीर को वहां बिठाने जा रही है। आज इस प्रदेश की, इस देश की क्या हालात है जो आप लोग बहुत खूबसूरती से जानते हैं। मेरा केवल एकमात्र इतना कहना है, एक अंतिम बात मुझे है और कुछ नहीं, ये तुम्हारे हारने के संकेत हैं। परंतु साथियों, हमें समझना होगा कि हमारे ही पास के एक क्षेत्र में कुछ गांवों को डुबा दिया जाता है जहां पर उनका पुनर्वास आज तक नहीं हुआ है। 32 साल से एक लड़ाई लड़ी जाती है, परंतु उस लड़ाई का अर्थ कुछ नहीं निकलता है। उस लड़ाई को दबा दिया जाता है, उस लड़ाई को कुचल दिया जाता है। तो हमें समझना होगा कि किस प्रकार से इस प्रदेश की सरकारें हैं, किस प्रकार से इस देश की सरकारें हैं। अंतिम काम हमारे पास यही बचा है कि इस देश की, प्रदेश की सरकारों को उखाड़ फेंकना होगा। वहां पर एक आम आदमी की व्यवस्था लानी होगी जो कि आदिवासियों के हित में, ग्रामीणों के हित में, किसानों के हित में सोचे और उनके हित में काम करें। ऐसा नहीं कि गांव के गांव डुबा दें, जैसा कि इन्होंने वहां चिकलदा के अंदर, मिसरपुर के अंदर और अन्य जगह पर किया। तो साहब, मुझे एक अंतिम शेर और याद आ रहा है कि हम तो इस पांचेमल में बैठे हैं, परंतु यहीं से 100 किलोमीटर दूर उस चिकलदा, उस मिसरपुर, वहां उनको डुबाया गया है।
तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कल वो नहर हमारे तक पहुंचे, वो बांध हमारे गांव के बाहर बने और हमें भी बिना किसी पुनर्वास, बिना किसी मुआवजे के उखाड़ कर ये सरकार बाहर फेंके। तो एक शेर मुझे याद आ रहा है कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, आगे तेरे तेज हवा है, बाकी मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जिस प्रकार से हमारे पड़ोस के गांवों में हमारे आदिवासी भाइयों को, हमारे किसान भाइयों को इस प्रदेश की विदेश की सरकार डुबाने का काम कर रही है, कल अगला हमला हमारे इसी पांचमल में हो। तो हमें उनके लिए भी आवाज उठानी है और अपने आप में भी ये समझना है कि ये सरकार एक ऐसी शोषणकारी सरकारें हैं, इनके खिलाफ हमें आवाज उठानी है। और जितने साथी यहाँ मौजूद हैं, आप सभी साथियों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये लड़ाई कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये वो आजादी की दूसरी लड़ाई है जिसमें हम सभी साथियों को नामबंद होना है, एकजुट होना है, तभी जाकर के इस लड़ाई को हम लड़ सकेंगे। दिल्ली के अंदर जो सरकार आई है, वो सरकार ऐसे ही नहीं आ गई कि साहब रातों रात में चमत्कार हो गया, सरकार आ गई और वहां पर अब शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छे काम होना शुरू हो चुके हैं। वो सरकार ऐसे आई कि दिल्ली के अंदर जितनी झुग्गी बस्तियां हैं, जितने गांव हैं, वहां सभी के गांव के किसानों ने, झुग्गी बस्ती के मजदूरों ने यह तय किया कि अब हम भाजपा और कांग्रेस के चंगुल में नहीं आने वाले हैं, इनके शिकंजे में नहीं फंसने वाले हैं। हमारी अपनी एक पार्टी आई है, उस पार्टी के साथ जुड़े, उस पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल हुए, उस पार्टी को लड़ाया, उस पार्टी को जिताया और उस पार्टी की सरकार बनाई, तब जाकर के वहां के स्कूलों की और अस्पतालों की हालत बहुत ठीक हुई है। तो यही हमें समझना होगा, यही काम मध्य प्रदेश को दोहराना है। तो जो सत्ता की चाबी है वो आप ही आदिवासी ग्रामीणों के हाथ में है, आप ही किसान भाइयों के पास है, वो चाबी आप ही के पास है। आप लोग भी यह तय करें कि इस प्रदेश का गरीब गुरबा, इस प्रदेश का मजदूर, इस प्रदेश का मेहनतकश अपनी पार्टी के साथ खड़ा होगा, अपनी आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा होगा। और हाँ, हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे और फिर जाकर के अपने कानून बनाएंगे जो कि आदिवासी और युवाओं के हित में होंगे। तो इसके लिए आप लोगों को सभी कार्यक्रमों में आना होगा। परमानंद भाई जिन जिन कार्यक्रमों में आपको बोले कि साहब आपको यहाँ चलना है, इस रैली में चलना है, इस बैठक में चलना है, आपको सभी बैठकों में आना है, आपको सभी रैलियों में आना है। क्योंकि ये लड़ाई आपकी या मेरी नहीं है, या परमानंद भाई की ये लड़ाई नहीं है, इंद्र भाई की ये लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई इस प्रदेश के उन 7.5 करोड़ आम आदमियों की है जो कि शिवराज सिंह चौहान के कुशासन की वजह से परेशान हो रखा है। ये शिवराज सिंह चौहान जी खुद को मामा कहते हैं, मामा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? मामा कहते हैं। और जो आंकड़ा बताता हूं सुनिएगा, इस प्रदेश के अंदर 76 बच्चे रोज कुपोषण से मर जाते हैं क्योंकि उन्हें ठीक से खाना नहीं मिलता और वो बच्चे 76 कुपोषण में मर जाते हैं। साहब, इतिहास में इससे पहले ऐसा कौन सा मामला था जिसके भांजे भांजियां मर जाया करते थे? कौन सा? कंस मामा। कंस के तो केवल 6 ही मरे थे, ये तो साहब रोज 76 मार रहे हैं। तो शिवराज सिंह चौहान जी, आज इस 5 मई की धरती से हम सभी साथी आपको बताना चाहते हैं कि इस देश के अंदर इतिहास गवाह है, जब जब कोई कंस पैदा हुआ है तब तक श्री कृष्ण ने भी जन्म लेने का काम किया है। तो आप समझ जाएंगे कि आपकी ये सरकार लंबी नहीं चलनी है, आपकी लूटपाट लंबी नहीं चलनी है। दोस्तों, हमारी जो ये लड़ाई है, ये सच्चाई की व ईमानदारी की लड़ाई है और ये फिर इतिहास गवाह रहा है कि जब जब सच्चाई और ईमानदारी के द्वारा कोई लड़ाई लड़ी जाती है और जो भाजपा और कांग्रेस कर रहे हैं वो धन बल व बाहुबल है, तो इतिहास गवाह रहा है कि जब जब कुछ चुनावी लोगों ने धन बल व बाहुबल को आंखों में आके डालकर चुनौती दी है, हमेशा जुनून की जीत हुई है और हमेशा ईश्वर व अल्लाह की शक्ति उनके साथ रही है। तो आप कभी साथी निश्चिंत रहे, वो ऊपर बैठा परवरदिगार, वो ऊपर बैठा ईश्वर व अल्लाह हम सभी लोगों के साथ है। हम लोगों की इस लड़ाई में उसकी भी भागीदारी है। हमें केवल
जितनी भी आवाजें, जितनी भी पार्टी के द्वारा काम दिए जाए, जितने भी संगठन के द्वारा कार्यक्रम दिए जाए, उन्हें किस प्रकार से सुनियोजित रूप से हम चला सके। हमारा काम केवल उतना होना चाहिए, हमारा ध्यान केवल उतना होना चाहिए, बाकी तो वहां जो बैठा हुआ आदमी है वो सब संभाल लेगा। तो सभी साथियों को मेरा जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, क्रांतिकारी इस्तकबाल एक बार और कहेंगे। जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय भीम, जय भीम। अरे बिरसा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। अरे टांटिया तेरा मिशन अधूरा, भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद, अरे इंकलाब जिंदाबाद, अरे युवा शक्ति जिंदाबाद, अरे आम आदमी जिंदाबाद। शुक्रिया साथियों, सभी को जिंदाबाद करो। बहुत बहुत धन्यवाद निशांत भाई। निशांत भाई जी